हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जहां हम क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो इस पूरे के पूरे सिलेबस का भी आखिरी चैप्टर है और उसके साथ साथ इस अपनी सीरीज़ का भी आखिरी चैप्टर है। हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे आज। और फर्स्ट पार्ट में पहले हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, एक चैप्टर का बेसिक जिस्ट क्या है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड में प्रिंट। तो आप ज़रा सोचकर देखिए, आज जो हम प्रिंट देखते हैं हमारे चारों तरफ, हम प्रिंटिंग चीज़ों से घिरे हुए हैं, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारी टी शर्ट्स हो, टी शर्ट्स पे भी प्रिंटिंग है। उसके बाद हम अपनी नोटबुक्स पे, अपनी बुक्स पे देखते हैं, उस पे भी कुछ ना कुछ हमेशा प्रिंट होता है। इनफैक्ट हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, उन पे भी कुछ ना कुछ प्रिंट होता है। तो प्रिंट क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए? हम अपने आसपास देखते हैं, अपने आप को प्रिंट से ही घिरा हुआ देखते हैं, हर चीज़ पे प्रिंटिंग होती है। तो आप मुझे बताइए सोचकर, क्या हमेशा से ऐसा था? ऑफ कोर्स नहीं था हमेशा से ऐसे। एक टाइम था जब आसपास इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, प्रिंटिंग रिलेटेड चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पर क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रिंट की भी अपनी एक हिस्ट्री है। किस तरीके से वो आया, किस तरीके से उसने जगह जगह पे ट्रैवल किया इस टेक्निक ने, और किस तरीके से वो आज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इनफैक्ट आज तो हम लोग डिजिटल चीज़ों से भी घिरे हुए। आज प्रिंट की वैसे इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक टाइम था जब प्रिंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। आज भी है आज, लेकिन धीरे धीरे करके डिजिटल चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम बुक्स के नाम पे पीडीएफ यूज़ कर लेते हैं, जैसे इनफैक्ट इस वीडियो में हमने यूज़ कर रखा है। ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें चलती रहती है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें प्रिंट होनी स्टार्ट हुई और उसने कैसे कैसे लोगों पर अलग अलग तरीके से अपना इम्पैक्ट छोड़ा, और धीरे धीरे करके किस तरीके से प्रिंट ने मॉडर्न वर्ल्ड जो आज हम देखते हैं उसको शेप करने में हेल्प की। तो ये इस चैप्टर की बेसिक आत्मा है। अगर आपको ये समझ आ गई, अब हम चैप्टर पे चल सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं द फर्स्ट प्रिंटेड बुक से। कहीं से तो प्रिंट की शुरुआत हुई होगी। तो प्रिंट की शुरुआत हमने जहाँ तक देखा है, रिटन रिकॉर्ड्स हैं इस चीज़ के कि चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों से प्रिंट की स्टार्टिंग हुई। ऑल्दो कहीं और से भी हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कि ओरिजिन का कई बार पता नहीं चलता, लेकिन हाँ हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ चाइना, जापान और कोरिया से स्टार्ट हुई। तो हम बात करते हैं चाइना की। अब चाइना में एक दौर था जब वहां पर हैंड प्रिंटिंग का ज़माना चलता था। अब इस हैंड प्रिंटिंग का मतलब क्या है? तो एक वुड ब्लॉक होता था, ठीक है, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता था, उस पे आप अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो उभरे हुए लिखे होते थे, 3D में लिखे होते थे। उनके ऊपर इंक लगाई जाती थी और इस तरीके से पेपर पे रब कर दिया जाता था, तो जो भी अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे लग जाता था। तो ये होता है आपका सिस्टम हैंड प्रिंटिंग का। तो हाथ से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो ये सिस्टम उस टाइम चलता था चाइना में। लेकिन ये सिस्टम जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा था नहीं, और सिस्टम्स की तरह इसकी भी लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? अब इंक जो है, आप अगर रब कर रहे हैं तो इंक स्पिल होने के बहुत सारे चांसेस हैं, इंक के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंक जो है अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता था। और होता क्या था कि इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया, यहाँ पे आपने लिख दिया, तो आपको इन दोनों को ऐसे करके यानी बैकवर्ड स्टिच करना पड़ता था, क्योंकि इंक एक बार आपने एक तरफ यूज कर ली तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ भी वो छप जाता था। जस्ट लाइक अ परमानेंट मार्कर। आप परमानेंट मार्कर यूज करते होंगे तो आप एक पेज पे लिखते हैं तो वो पीछे भी छप जाता है, तो आप दोनों साइड लिख नहीं सकते। दोनों साइड ना लिखने की वजह से दोनों पेजेस के एक एक तरफ लिखा जाता था, और जहां पे नहीं लिखा होता था उन्हें आपस में स्टिच कर दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उस टाइम स्टिचिंग के लिए यूज होती हो। अब भाई ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि चाइना में बुक्स की बहुत ज़्यादा नीड थी। अब बुक्स की नीड क्यों होगी? तो चाइना के अंदर ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स होते थे, जस्ट लाइक हम यहाँ पे IAS IPS का एग्जाम देखते हैं ना, अब वहाँ पे भी था। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक बुक्स के लिए आपको प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप बुक्स देंगे तभी तो लोग उसे पढ़ पाएंगे, तभी एग्जामिनेशन दे पाएंगे। एग्जाम के लिए चाहिए होते थे, और एग्जाम के बाद लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और काम करने के काबिल होंगे।
तो इसीलिए ये चीज़ों की नीड थी। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे जैसे वक्त मॉडर्न आता जा रहा था, जैसे जैसे लोग जो है एडवांस हो रहे थे, सिविलाइज हो रहे थे, अर्बनाइज हो रहे थे, तो धीरे धीरे करके उन्हें भी रीडिंग का शौक लगने लगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, आदमी लोग जितने भी होते थे वो काम के लिए निकल जाते थे, घर में जो औरतें होती थी वो घर में ही बैठी रहती थी, तो बैठे बैठे क्या करें, तो उन्हें भी अपने टाइम पास के लिए कुछ चाहिए था, तो उन्होंने रीडिंग को अपनाया, तो न्यू रीडरशिप्स आने लग गई। उसके बाद जितने भी ट्रेडर्स वगैरह होते थे बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, वो कहीं भी जाते थे या फिर कुछ भी ट्रेड करते थे, तो उनका रिकॉर्ड उन्हें रखना होता था। रिकॉर्ड रखने के लिए भी प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो इन सब कारणों की वजह से चाइना के अंदर प्रिंटिंग का जो कल्चर है वो इवॉल्व हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें करने लगे। अब हम बात करते हैं जापान की। तो चाइना से कुछ बुद्धिस्ट मिशनरी लोग थे, वो जापान गए। जापान में जाके ये जो टेक्निक है इन लोगों ने चाइना से वहाँ इंट्रोड्यूस की, और इस टेक्निक का यूज कर कर ही जापानीज लोगों ने अपनी ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट को लिखा, जिसका नाम है डायमंड सूत्रा। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि इस टेक्निक का यूज करके कौन सी एंशिएंट टेक्स्ट को लिखा गया था, तो उसका नाम है डायमंड सूत्रा। फिर धीरे धीरे करके ये प्रिंटिंग टेक्निक और भी ज्यादा फेमस होने लग गई। प्लेइंग कार्ड्स प्रिंट होने स्टार्ट हो गए, करेंसीज के ऊपर फोटोज प्रिंट होनी स्टार्ट हो गई, जैसे आज भी होती हैं। और उसके साथ साथ वहां भी बुक्स की डिमांड बढ़ने लग गई, वहां भी बुक्स के लिए प्रिंटिंग होनी चालू हो गई। ये टेक्निक आगे जाके जापानीज लोगों ने और रिफाइन करी, और इस बार उन्होंने क्या किया, जो भी वो लोग विजुअली चीज को देखते थे, विजुअल मटेरियल को देखते थे, उसे प्रिंट करना उन्होंने चालू कर दिया। इसी विजुअल मटेरियल को देखकर प्रिंट करने की टेक्निक को हम बोलते हैं उकियो, और ये उकियो डेवलप की गई थी बाय किटागावा ओटामारू की तरफ से। इस नाम को भी याद रखिएगा कि विजुअल मटेरियल्स को प्रिंट करने के लिए किसने टेक्निक इंट्रोड्यूस की और क्या नाम था उनका। तो टेक्निक का नाम था उकियो, और किसने दी, ये दी थी किटागावा ओटामारू ने। अब इन्होंने क्या किया था कि एक टी सेरेमनी चल रही थी, तो उसका एक विजुअल स्टिल बनाया था इन्होंने, जैसे आज हम फोटोग्राफ्स देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग कम्स टू यूरोप। यूरोप के अंदर प्रिंटिंग कैसे आई, तो अब जैसे चाइना से जापान के अंदर वो प्रिंटिंग गई, तो इसी तरीके से जापान से वो उठ के यूरोप के अंदर आई। अब हमने मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर देखा है कि सिल्क रूट का जमाना था भाई, ट्रेड वगैरह होता था। चाइना जो था वो यूरोप से इसी रूट से कनेक्टेड था, तो इस रूट के चलते ही यूरोप में इटली है। इटली से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है मार्को पोलो, और वो चाइना के अंदर आके इस टेक्निक को देखता है, इस चीज को समझता है और इटली के अंदर चला जाता है। इटली के अंदर जाके वही सेम चीजें, जैसे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली चीज, वो करने लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके ये टेक्निक लाने से पहले यहाँ पे बुक्स वगैरह जो हैं वो प्रिंट नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। वहाँ पे रीडिंग की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एकदम बढ़ती भी जा रही थी। पहले के टाइम में स्क्राइब्स रखे होते थे, बड़े बड़े जितने भी बुक रखने वाले हैं वो क्या करते थे, बहुत सारे स्क्राइब्स को हायर करते थे, और स्क्राइब्स का काम होता था कि सिर्फ बुक को देखो और उसकी एग्जैक्ट कॉपी छाप दो। तो बहुत सारी शॉप्स होती थी, बुक फेयर्स भी लगते थे, वहां पे ये सारी चीजें चलती थी। लेकिन वही बात है, हाथ से बंदा कितना ही लिख लेगा, इतनी ज्यादा डिमांड थी कि उसको पूरे तरीके से केटर ही नहीं कर पा रहे थे लोग। और इन चीजों की लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहले के टाइम पे जिस पे लोग लिखते थे उन स्क्रिप्ट्स को हैंडल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। क्यों, एक तो फ्रेश इंक से लिखा है तो वो इंक स्पिल होने के चांसेस बहुत सारे हैं, आप उसे उठाएंगे वो फैलने के चांसेस बहुत सारे हैं। उसके साथ साथ आप उसे लेकर कहीं नहीं जा सकते, आपको उसे बिल्कुल स्टिल रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर भी मैन्यूस्क्रिप्ट होती है तो वो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, आप उसे भी कहीं नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि लीफ क्या होता है एक टाइम के बाद ऐसे बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी लिमिटेशंस थी। इसकी वजह से लोगों को एक ऐसा मेथड चाहिए था जिससे वो इजीली बहुत सारी ऑडियंस की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए। तो इसीलिए मार्को पोलो जैसे ही इटली के अंदर आए, उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को दिखाया लोगों को, और वो बहुत इंस्टेंटली पॉपुलर हो गई। अब पॉपुलर होने के बाद भाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, देखो प्रिंटिंग का एक फर्स्ट स्टेप तो था ही, लेकिन वो अब भी बहुत ज़्यादा स्लो था। अब भी लोगों को ऐसी टेक्निक चाहिए थी कि यार फास्ट से फास्ट हो सारी चीज़ें, और इस चीज़ को सॉल्व किया बाय गुटनबर्ग और गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने।
जोहान गुटनबर्ग थे, एक मर्चेंट के बेटे थे और एक एक्सीलेंट गोल्डस्मिथ थे। उन्होंने अपने फादर को काम करते देखा था ऑलिव प्रेस के अंदर, वाइन प्रेस के अंदर, जहां पर ऑलिव्स को जो है पिचका कर उसका तेल निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने इस चीज को, इस टेक्निक को देखा और वो अच्छी तरह गोल्ड का काम तो करना जानते ही थे, पॉलिश वगैरह करते थे, चीजों को, स्टोन्स को पॉलिश करना जानते थे, उनकी कार्विंग करना जानते थे, कि सारी जितनी भी उनकी नॉलेज थी उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक प्रिंटिंग प्रेस खोल दी। प्रिंटिंग प्रेस में जो मशीन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि उसके ऊपर एक प्लेट लगी होगी, प्लेट के यहाँ पे स्टोन्स होंगे जिसके अंदर ABCD कार्व कर रखी होंगी, और यहाँ पे आपका पेपर होगा और इस तरीके से उसे दबा के प्रेस करके आपकी प्रिंटिंग प्रेस बन गई। तो इस तरीके की प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की भाई जोहान गुटनबर्ग ने, और ये डेवलप की थी इन 1430। लेकिन इन्हें एकदम से सक्सेस नहीं मिली। इनकी प्रिंटिंग प्रेस 1448 के अंदर फुल्ली तरीके से फंक्शनिंग करने लग गई थी। अब होता क्या है कि जितने भी लोग हैं उनको ये लगता है कि प्रिंटिंग से चालू हो गई हैं चीज़ें, तो प्रिंटिंग से जितना भी हैंड टच वाली चीज़ें हैं कि कस्टमाइजेशन करना, बॉर्डर्स बनाना, कवर्स की ड्राइंग करना, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाना, उन सब के लिए अब जगह नहीं बचेगी। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग के साथ साथ ये जगह छोड़ देते थे कि यार प्रिंटिंग तो चली रही है लेकिन जो ह्यूमन हैंड वाला काम है, जो कस्टमाइजेशन करना है, उसके लिए स्पेस अब भी थी। तो इन्होंने एक ग्रे एरिया ढूंढ लिया था प्रिंटिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि या तो काम होगा या तो नहीं होगा, बीच में एक ऐसा मौका आता है कि हाँ आप उसमें अपना काम भी डाल सकते हो और उसके साथ साथ प्रिंटिंग भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जोहान गुटनबर्ग ने की, और उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो प्रिंट की थी वो थी एक बाइबल। और शायद मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की, जोहान गुटनबर्ग थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो देख सकते हो आप इटली में से किस तरीके से अब जर्मनी तक ये बात पहुंच गई है। अब हम बात करते हैं द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। किस तरीके से प्रिंट जो है वो रेवोल्यूशन लाया और किस तरीके से इसने लोगों की लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया, वो हम बात देखेंगे अब। तो भाई जब हमारे पास प्रिंट नहीं था तब क्या होता था कि कुछ ही नंबर ऑफ बुक्स बनती थी, और क्योंकि लिमिटेड है तो लिमिटेड लोग ही उसे पढ़ पाते थे। जितने भी हाई क्लास रिच लोग होते थे वही रीडिंग को अफोर्ड कर पाते थे, वही बुक्स को खरीदते थे, क्योंकि एज यू नो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो रीडिंग जो है एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड थी। जितनी भी अनपढ़ जनता थी वो क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ उनके वहाँ पे लोक नाटक वगैरह चलते होंगे, या फिर किसी ने पढ़ के सुना दिया, किसी ने कोई गीत गा के सुना दिया, तो उससे लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते थे। लेकिन अब जब प्रिंट कल्चर आ गया है तो अब क्या है, अब बुक्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज के अंदर बनती हैं, चीप होती हैं, इजीली एक्सेसिबल होती हैं, और अब धीरे धीरे करके जितने भी रीडिंग क्लास के लोग हैं और जितने भी ओरल क्लास के लोग हैं वो आपस में इंटरमिंगल होने चालू हो गए थे। तो ये जो ट्रांजिशन था रीडिंग वाले लोगों का और ओरल रिलेटेड वाले लोगों का, इनका इंटरमिंगल कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वाले होते थे जो इन बुक्स को बनाते थे, या जितने भी रीडर्स होते थे, वो सब क्या करते थे, पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाते थे, पब्स के अंदर जाते थे और वहां पे जाके ये सारी चीजें रीड करके लोगों को सुनाते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक रिलेशन बनने लग गया रीडर्स का और लिसनर्स का। स्टार्टिंग में जितने भी सीक्रेट टेक्स्ट हो गए, रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, उनको रीड आउट करके लोगों को बताया जाता था। उसके साथ साथ जितने भी बैलेट्स हो गए, जितने भी थीम स्टोरीज हो गई, जितनी भी लोक कहानियां हो गई या लेजेंड्स हो गए, वो सब पढ़ के सुनाया जाता था लोगों को। और इस तरीके से जो दूरियां हैं रीडर्स की और लिसनर्स की वो कम हुई और एक रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आप एक बार और रिवाइंड करके देखिए, आई होप आपको समझ आएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप कुछ और बात भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ बातचीत करनी है तो भी कमेंट्स खुला है। उसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना, उसे बोलना कि वो आगे शेयर करे। और इसके साथ साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।